हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और हमारे फिफ्थ चैप्टर हीट का पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी और उसके साथ ही कैलोरी या फिर हीट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक चैप्टर और उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वो बता रहा है हमें ह्यूमिडिटी क्या है। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब आपने हिंदी में ये आर्द्रता वर्ड तो सुना ही होगा। आर्द्रता मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी। जैसे मान लो आप सी शोर के पास के कोई गांव में चले गए, जैसे मुंबई में चले गए या चेन्नई में चले गए, ऐसे शहर में अगर आप जाते हो तो आपको क्या दिखेगा? तो आपको पता चलेगा वहां पे पसीना बहुत आता है लोगों को। काम कम करेंगे पर पसीना बहुत ज्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एयर जो है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होगा। और वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा होगा? ऑब्वियसली सी करीब है तो सी के पानी से पूरा मॉइस्चर आ रहा है। तो ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं? ऐसी एयर को हम ह्यूमिड एयर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सीजन में ब्रह्मपुरी जैसे एरिया में हवा कैसी रहेगी? तो ड्राई एयर होती है। जैसे मान लो आप समर में या विंटर में हवा कैसी होती है? ड्राई होती है। पर अब सोचो रेनी सीजन में कभी ऐसा होता है, मान लो आज के दिन पूरा सूरज तप रहा है और फिर कल बारिश आ गई, तो बारिश आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? तो आप बोलते हैं चिड़चिड़ा मौसम है, गंदा मौसम है। तो वो मौसम ऐसा क्यों होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से। तो एयर में कंटेंट वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि एयर अब ह्यूमिड है। और ह्यूमिड एयर में हमें चिड़चिड़ापन लगता है। मतलब मान लो कि फैन लगाने के बावजूद भी अच्छा नहीं लगेगा और कूलर तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते ऐसा मौसम में, और चिपचिपापन बढ़ जाएगा। तो यही है ह्यूमिडिटी। क्या कहता है? द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। हवा में जो मॉइस्चर है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। अब उसको मेजर करने का एक तरीका होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। When the air contains maximum possible vapors, it is said to be saturated. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें पढ़ना है सैचुरेशन मतलब क्या है, सैचुरेटेड एयर मतलब क्या। अभी देखो यहाँ पे इस रूम में जितनी भी एयर है, कंसिडर करते हैं कि 5 kg एयर है, तो उसकी एक मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी होगी जितना वो वेपर्स को हैंडल कर सकती है। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर्स अगर वो हैंडल करेगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड एयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मान लो कि समर के दिन है और समर के दिनों में वाटर वेपर्स मैंने क्या कहा? कम होते हैं। वैसे तो ये 5 kg एयर मान लो कि 100 ग्राम वाटर वेपर्स हैंडल कर सकती है, पर फिलहाल कितने होंगे? क्योंकि दिन समर के है तो यहाँ पे वाटर वेपर्स कम होंगे, कुछ 10 ग्राम से, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। अब वाटर वेपर्स आपको इंक्रीज करने इस रूम के, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपने एक कंटेनर में पानी ले लिया, उसको बॉईल कर रहे हो। जैसे ही बॉईल कर रहे हो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ के वाटर वेपर्स कंटेन इन द एयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कब तक बढ़ेगा? जब तक आप 90 ग्राम एक्सेस वाटर बॉईल ना कर लो, क्योंकि पहले से कितना प्रेजेंट था? 10। हैंडल कितना कर सकती है यहाँ की एयर? 100। तो आप और कितना भेजोगे? 90। और 90 ग्राम से आगे अगर भेजोगे ना तो क्या होगा? वाटर वेपर सेटल करना स्टार्ट कर देंगे, नीचे में आपको पानी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब क्या हुआ है? एयर जितना भी मैक्सिमम हैंडल कर सकती है, कितना मैक्सिमम? कहने के लिए मैंने कह दिया था 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम्स वाटर वेपर एयर में आ चुके हैं। तो इस केस में हम इस एयर को क्या कहते हैं? तो हम ऐसी एयर को सैचुरेटेड एयर कहते हैं जिसमें मैक्सिमम वाटर वेपर जितने भी वो हैंडल कर सकता है उतने प्रेजेंट है। द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट सैचुरेशन से रिलेटेड क्या है? तो ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे आपने ठंडी के मौसम में देखा होगा, जैसे सुबह के टाइम से शाम तक सूरज तपता है ठंडी के मौसम में भी, तो सूरज की गर्मी की वजह से क्या होता है? बहुत सारा वाटर वेपर्स एयर में मिक्स हो जाता है। अब एयर की कुछ कैपेसिटी होती है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, क्योंकि सुबह के टाइम में एयर हवा गर्म होती है तो उसकी वजह से उसमें वाटर वेपर्स बहुत सारे जमा हो जाते हैं, काफी सारा जमा हो जाता है। पर रात के टाइम में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ड्रॉप आपको नजर आएगा और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई तो क्या होगा? तो फिर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट कर देते, फॉग बनना स्टार्ट कर देते। तो ये जिस टेम्परेचर पे भी ऐसा हो रहा है कि एयर सैचुरेट हो जा रही है, इस केस में किस वजह से हो रही है? मैंने वाटर बॉईल नहीं किया है, वाटर बॉईल करके सैचुरेट नहीं किया है एयर को। कैसे किया है? टेम्परेचर कम करके सैचुरेट किया है। तो जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट हो जाए टेम्परेचर कम करने की वजह से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम ड्यू पॉइंट नाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, हमारी जो समर के टाइम में जो यहाँ पे रूम में एयर थी उसमें कितना वाटर वेपर था? 10 ग्राम। उसकी कैपेसिटी कितनी थी? उसकी कैपेसिटी थी 100 ग्राम्स। तो मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ 45 डिग्री सेल्सियस है। 45 डिग्री सेल्सियस पे कितना हैंडल कर सकती है? तो 100 ग्राम यहाँ पे वाटर वेपर आ सकता है।
मैंने टेम्परेचर कम किया, 1 डिग्री कम किया, तो पता चला कि अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ 90 ग्राम हो रही है। कम करते 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 मैं 45 से 35 आ गया, और 35 डिग्री सेल्सियस पे मुझे पता चला इस एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली 10 ग्राम से। और जैसे मैंने बताया था कि एयर में वाटर वेपर भी कितना था, 10 ग्राम ही था, मतलब एयर क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस वाला जो भी टेम्परेचर होगा ना, ये क्या कहलाएगा, इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर नेक्स्ट हो गया, अगर कंप्लीटली समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या, अभी ये यहाँ पे जो एयर है, मैंने क्या कहा था, कितनी एयर है, तो यहाँ पे 5 kg एयर है, वो बोल रहा है 1 kg ले लेते हैं इसमें से, और 1 kg में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम नाम दे रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हर एक किलो में, हर एक kg में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़े थोड़े रिलेटेड है, चलो उसको समझ लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या, अभी देखो जैसे मैंने कहा था कि मान लो कि यहाँ की एयर जो है वो 100 ग्राम वाटर वेपर हैंडल कर सकती है, पर प्रेजेंट कितना है, सिर्फ 10 ग्राम। तो कितना प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय कितना टोटल समा सकता है, इसको अगर डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस रूम की केस बताई, कितना प्रेजेंट था यहाँ पे 10 ग्राम, डिवाइड किससे किया, टोटल वाटर वेपर इट कैन कंटेन, या फिर मैक्सिमम वाटर वेपर इट कैन हैंडल, कितना था 100 ग्राम, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा 10%। तो समर डेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, कितना यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि मेरा नंबर था 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड या इट कैन कंटेन, कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 से। तो ये परसेंटेज में जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो चीज है जिसकी वजह से हमें चिपचिपापन महसूस होता है, मतलब हम चिपचिपापन कितना महसूस हो रहा है इसी से अंदाजा लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है कि अगर 60% से ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, तो हमें चिपचिपापन काफी ज्यादा महसूस होता है, वो इरिटेटिंग सा हो जाता है। पर अगर 60% से कम अगर ह्यूमिडिटी होती है तो हम कहते हैं कि एयर कैसी है, ड्राई है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि एयर ड्राई है या फिर आर्द्र है, ये कैसे बताएंगे हम। तो यहाँ पे वो बताने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले तो क्या होगा, टेम्परेचर कितना है, एयर का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज हो जाएगी उसमें वाटर वेपर कितना कंटेंट है। और दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे बता सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हम एक वर्ड में बताएंगे जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Relative humidity at dew point is 100%. Relative humidity less than 60% we feel dry. तो relative humidity ड्यू पॉइंट पे कितनी होती है, तो ड्यू पॉइंट पे हमने क्या फाइंड किया था, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जब एयर क्या हो, मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर रही हो। तो यहाँ पे भी हम मैक्स रखेंगे, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, तो सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 100 कितना आएगा, 100%। तो ड्यू पॉइंट वाला टेम्परेचर जो होगा उस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आएगी, तो 100% आएगी। तो इन सारी चीजों को हम 1-2 एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाइट ट्रेल दिखाई देती है जो भी एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं उनके पीछे, तो सुपर या फिर जेट्स जो फ्लाई करते हैं उनके पीछे व्हाइट ट्रेल दिखाई देती है। वो किस वजह से होता है, तो व्हाइट ट्रेल जो होती है ना, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि एरोप्लेन में से कुछ एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहे हैं और उसके साथ वाटर वेपर्स भी निकल रहे हैं, और वाटर वेपर्स उस केस में हाई टेम्परेचर पे, तो पहले ही जब निकलेंगे तब नहीं दिखाई देंगे, और वो थोड़ा सा प्लेन जब आगे चले जाता है तो वो वाटर वेपर्स पास में आके कंडेंस होना स्टार्ट कर देते, और जैसे ही कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे आपको दिखना स्टार्ट कर देंगे। अभी मान लो कि समर के टाइम में आपने उन वाटर वेपर्स को देखा, तो समर के टाइम पे वाटर वेपर्स क्या होंगे, जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आजू बाजू की एयर ड्राई है। और उसी को आप कंपेयर करोगे रेनी सीजन में, तो अगर रेनी सीजन में अगर जेट गया और उसकी वजह से ऐसा पूरा ट्रेल बन गया, तो वो क्या होगा, उसको डिसअपियर होने में काफी टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में एयर जो है काफी ह्यूमिड होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमें पता है कि यहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और उसके लिए क्या एग्जांपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप फ्रीजर में रखी हुई ठंडी बोतल बाहर निकाल के रखिए, और आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे। वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर के साइड में कहाँ से आए,
तो वो यहीं पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और क्योंकि कोल्ड वाटर उसके कांटेक्ट में आया उसकी वजह से क्या हुआ, तो वो कन्वर्ट हो गए, किसमें, गैसियस स्टेट में थे, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गए और वही वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बॉटल के बाहरी हिस्से पे दिखाई देते। नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है यूनिट ऑफ हीट। तो यूनिट ऑफ हीट में यहाँ पे एक्चुअल जो यूनिट ऑफ हीट होता है ना, वो नॉर्मली हम हीट मतलब तो एनर्जी है, तो एनर्जी किस यूनिट में मेजर की जाती है, जूल में। तो ये किस तरह का यूनिट हो जाएगा, तो उसका हीट का एक्चुअल ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। और सीजीएस यूनिट शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो हीट का सीजीएस यूनिट अर्ग्स होता है। तो आपने ये रिलेशन शायद पढ़ रखा हो कि 10⁻⁷ अर्ग्स का मतलब 1 जूल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है, पर चलिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बुक में दे रखा है हम उसी के हिसाब से स्टडी करेंगे। The amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 is called 1 calorie। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 1 कैलोरी की डेफिनेशन। 1 कैलोरी मतलब क्या हो रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है ताकि 1 ग्राम पानी को मैं 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका बढ़ा सकूं। तो जितनी भी एनर्जी होगी उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। और वैसे कैलोरी तो बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है। जैसे मान लो आप भी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक दाल कटोरी में कितनी कैलोरीज होती है, कितनी एनर्जी होती है। या फिर फैट्स, जब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि खाना खाना चाहिए, कैसा हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो वो आपको मेजर करके बताएंगे कि इतनी दाल खाओ, इतनी मूंग खाओ, इतनी मोट खाओ, कुछ इस तरह से, चपाती इतनी खाओ, तो मेजर करके बताएंगे। उनका मेजरमेंट किस हिसाब से बताया जाता है, तो वो सारी चीज कैलोरी के हिसाब से हमेशा बताई जाती है। पर कैलोरी ना तो एसआई यूनिट है, ना ही सीजीएस यूनिट है, ना ही एमकेएस यूनिट है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। पर आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरह से दे रखा है आपको बताना है कि कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट है। अब उसका कुछ रिलेशन भी दे रखा है, किलो का मतलब 1000 होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो 1 किलो कैलोरी कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है जूल से कंपेयर करोगे तो क्या आता है, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। तो ये एकदम छोटा सा टॉपिक था और ये टॉपिक खत्म होते ही यहाँ पे हमारा ये वीडियो भी खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ेंगे और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।